CH-352 Nomination Preliminaries. Middle Region Headquarter. मिलिट्री इंस्ट्रक्टर पुनीत, जो स्पेशल फोर्सेज के सोल्जर्स को ट्रेन कर रहे थे, ट्रेनिंग ग्राउंड पर एक झंडे के पास बैठे थे। ये खबर कहाँ से आई? सेफ जोन के बाहर एक गांव से, शायद उसका नाम विरजगद है। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने वहां फटे कपड़े और बिखरी हुई लाशें देखीं। कपड़ों से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पूरी स्क्वाड खत्म हो चुकी है, जानकारी देने वाले सोल्जर ने बताया। हाँ, रेस्क्यू टीम। वो तो सुसाइड मिशन था। कौन था वो बेवकूफ जिसने मेरे लोगों को वहां भेजा? पुनीत ने गुस्से में कहा, और तेजी से खड़ा हो गया। इंस्ट्रक्टर, शांत हो जाइए। कैसे शांत रहूं? जो मरे हैं वो मेरे स्टूडेंट्स थे, मेरे स्टूडेंट्स। मैं सूर्यांश को क्या कहूंगा? पुनीत गुस्से में चिल्लाए। उन्होंने आसपास की बिल्डिंग्स की तरफ इशारा किया और अपने सुपीरियर से लेकर सबॉर्डिनेट्स तक को कोसने लगे, जैसे कि वो पागल हो गए हों। मीटिंग रूम में कोई भी कमांडर कुछ खाने की हिम्मत नहीं कर रहा था, क्योंकि पुनीत हर किसी पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। चलो, एक टीम तैयार करो। उन्हें वापस लाओ, चाहे वो जिंदा हों या मर चुके हों। पुनीत ने सोल्जर को ऑर्डर दिया। इंस्ट्रक्टर, प्लीज शांत हो जाइए। शायद वो डार्क एबिस में फंस गए होंगे। नहीं तो, सिर्फ इंडेड जनरल से टकराने पर वो उनकी मौत इतनी बुरी तरह नहीं होती। क्या कहा तुमने? पुनीत अचानक चौंक गया। डार्क एबिस, वो शायद किसी चीज का पीछा करते हुए डार्क एबिस के पास पहुंच गए। और विंड एलिमेंट्स होने के बावजूद भी वो सर्वाइव नहीं कर पाए। डार्क एबिस, वो क्यों दिखाई दे रहा है? इंस्ट्रक्टर की आंखें चौड़ी हो गईं, और उनका चेहरा एकदम से एक्सप्रेशनलेस हो गया। डार्क एबिस, वो जगह जैसे नरक ही थी। यहां तक कि एंशिएंट कैपिटल के सबसे शक्तिशाली मैजिशियंस भी अगर उसमें गिर जाते, तो वापस नहीं लौट सकते थे। अगर पुनीत को किसी ड्रैगन के तालाब या टाइगर के गढ़ में जाने को कहा जाता, तो वो बिना झिझके चला जाता। लेकिन डार्क एबिस, ये साधारण मौत नहीं थी, ये सीधा नरक में गिरने जैसा था। इंस्ट्रक्टर, आप यहां गुस्सा दिखाने के बजाय, मरे हुए सैनिकों के परिवारों को सूचित करें। मैंने लकी का बैकग्राउंड चेक किया है। वो संजीवनी भूमि से आया था, और उसके माँ बाप नहीं थे। उसकी दादी ने उसे पाला था। हालांकि वो संजीवनी भूमि की तबाही से बच गया, लेकिन अब वो जीवन के अंतिम चरण में है। और लकी के लिए, शायद आपको खुद ही उसे बताना चाहिए। उसका एक खास दोस्त भी है, जो उसकी दादी के अलावा उसके सबसे करीब था। क्या मैं उसे ये खबर दे दूं? सोल्जर ने पूछा। सूर्यांश गायब है, उसे कैसे ढूंढूं? और उसकी दादी को अभी मत बताना, वो पहले से ही इतनी बूढ़ी है। पुनीत ने गहरी सांस लेकर कहा, और उसके दोस्त के बारे में? मैं पहले सूर्यांश को ढूंढने की कोशिश करूंगा। अगर वो नहीं मिला, तो उसके दोस्त को बताना होगा। इंस्ट्रक्टर, कोई बेवकूफ़ी मत करना। वो डार्क एबिस है, भगवान ही जानता है कि कितनी जानें उसकी भूख मिटाने में लगेंगी। मुझे पता है। और अब मेरी नज़रों से हटो। मैं जब भी तुम्हें देखता हूं, मुझे हमेशा बुरी खबर ही मिलती है। जादू नगरी। सर्द हवा शहर के ऊपर से बह रही थी। हर जगह खांसी की आवाजें सुनाई दे रही थीं। शायद ये नया फ्लू था जो तेजी से फैल रहा था। तुम अपनी खिड़की बंद क्यों नहीं करते जब सोने जाते हो? श्वेता ने आरव के कमरे की ओर नजर डालते हुए पूछा। मैं एक फायर मैजिशियन हूं, और मेरे पास एक छोटी फ्लेम बेले है। मुझे ताजी हवा पसंद है। आरव कंप्यूटर के सामने बैठा हुआ था और एंशिएंट कैपिटल से संबंधित कोई दिलचस्प खबर खोज रहा था। दुनिया आपदाओं से भरी हुई थी। उसकी असली दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं होती थीं, लेकिन इस दुनिया में आपदाएं आमतौर पर डिमन बीस्ट्स के आक्रमण के रूप में होती थीं। श्वेता ने मजाकिया अंदाज में आरव को छेड़ा, जब उसने देखा कि वो अचानक से देश के मामलों में इंटरेस्ट दिखाने लगा है। आरव ने कंप्यूटर बंद किया और श्वेता की ओर देखा। उसकी नजरें अनजाने में श्वेता के सीने की ओर चली गईं, लेकिन उसने तुरंत अपनी नजरें हटाकर सीरियस होकर कहा, तुमने कहा था कि हर कैंपस के टॉप 20 रैंक वाले स्टूडेंट्स को वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के नॉमिनेशन प्रीलिमिनरीज में एंटर का मौका मिलता है ना? हाँ, क्या तुमने नोटिस नहीं किया कि बहन श्रेया लंबे समय से अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने में लगी है? श्वेता ने जवाब दिया। उसका डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। आरव श्रेया की कड़ी मेहनत से इम्प्रेस था। पिछले कुछ महीनों में दोनों ने एक दूसरे से ज्यादा मुलाकात नहीं की थी, और जब भी मिलते थे, श्रेया हमेशा एक ड्यूल की मांग करती थी। शायद श्रेया को सपोर्ट देने वाला शक्तिशाली गुट ये तय कर चुका था कि वो उसे वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में एंट्री दिलाने में मदद करेगा।
न सिर्फ उसके पास 2 हाई क्वालिटी वाले सोल सीड्स थे, बल्कि उसके हर एक इक्विपमेंट्स भी बहुत अच्छी क्वालिटी के थे। श्वेता ने आरव को बताया था कि श्रेया के पास अब भी एक ट्रम्प कार्ड है, जिसे उसने नॉमिनेशन प्रीलिमिनरीज के दौरान सरप्राइज मूव के रूप में इस्तेमाल करने की प्लानिंग बनाई थी। आरव इसे देखने के लिए एक्साइटेड था। श्रेया का कबीला जादू नगरी के 4 मैन कबीलों में से एक था, और ये साफ था कि वो टूर्नामेंट में अपनी जगह के लिए कंपटीशन करना चाहती थी। उसी तरह शेखावत परिवार, जो बहुत ही अमीर था, वो भी ऐसी ही सिचुएशन में था। यहाँ तक कि प्लेबॉय रुद्र भी पूरी तरह से बदल चुका था। वो हमेशा अपने परिवार द्वारा दी जाने वाली सीक्रेट स्पेशल ट्रेनिंग्स में बिजी रहता था। वो शायद यूनिवर्सिटी द्वारा दी जाने वाली जगह के लिए कंपटीशन नहीं कर रहा था, लेकिन अगर वो किसी दूसरे तरीके से एक स्पॉट पाना चाहता था, तो उसे भी कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हालांकि उनके पास शक्तिशाली गुटों का सपोर्ट था, लेकिन कॉम्पिटिटर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। जब तक उनके पास कोई खास एबिलिटी नहीं होती, उनके लिए उन उम्मीदवारों के बीच खड़े होने का कोई मौका नहीं था। बुनियादी रूप से जो भी वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के नॉमिनेशन के मौके के लिए कंपटीशन करने की प्लानिंग बना रहा था, वो पूरी तरह से अपने कल्टीवेशन में लगा हुआ था। और श्वेता, हालांकि ये अमीर परिवार से आई लड़की बहुत खुशमिजाज और आत्मविश्वासी थी, लेकिन उसके पास दूसरों की तरह कोई खास गोल नहीं था। वो अब भी अपनी जिंदगी का मजा ले रही थी, लेकिन जब से उसकी करीबी दोस्त श्रेया ने खुद को ट्रेनिंग्स में झोंक दिया था, वो बुरी तरह ऊब चुकी थी। आरव, जो पहले से ही एक सिलेक्टेड कैंडिडेट था, अगर चाहता तो नॉमिनेशन प्रीलिमिनरीज को स्किप कर सकता था। बाकी सभी लोग अपने कल्टीवेशन में बिजी थे, लेकिन आरव अकेला ही आराम फरमा रहा था। श्वेता, जो बोर हो चुकी थी, अब उसके साथ समय बिता रही थी, इस उम्मीद में कि शायद कुछ मजेदार होगा। वैसे मैं सजेस्ट करती हूँ कि तुम भी नॉमिनेशन प्रीलिमिनरीज में हिस्सा लो, श्वेता ने कहा, जो खुद कंपटीशन में हिस्सा नहीं लेने वाली थी, लेकिन इवेंट के बारे में अच्छी जानकारी रखती थी। क्यों? आरव ने पूछा। तुम्हारे पास फिलहाल 3 वोट्स हैं, जो तुम्हें एक प्रोविजनल कैंडिडेट बनाते हैं, लेकिन तुम्हें किसी तरह एक चौथा वोट भी हासिल करना होगा। अगर तुम नॉमिनेशन में कामयाब हो जाते हो, तो एक और वोट हासिल कर सकते हो। पहला, कोई भी तुम्हें टूर्नामेंट में जगह सुरक्षित करने से रोक नहीं पाएगा, और दूसरा, जो लोग तुम्हारी काबिलियत पर शक कर रहे हैं, उनके मुंह बंद हो जाएंगे, श्वेता ने विस्तार से समझाया। आरव उसकी बात से सहमत हुआ। ज्यादातर लोग नहीं जानते थे कि आरव ने पहले 3 वोट्स कैसे हासिल किए थे, इसलिए वो मानते थे कि उसे कोई खास फेवर मिल रहा है। इस वजह से लोग उसकी काबिलियत पर सवाल उठाते थे। आरव को वैसे भी लड़ाई करना पसंद था। नॉमिनेशन प्रीलिमिनरीज में यूनिवर्सिटी के सबसे शक्तिशाली स्टूडेंट्स हिस्सा लेने वाले थे। अगर उसने इस मौके का फायदा नहीं उठाया और कुछ बेअदब लोगों को उनकी जगह नहीं दिखाई, तो क्या वो अपने ब्लैक स्नैक आर्मर, जिसे उसने अब तक इस्तेमाल नहीं किया था, और फ्लेम बैले, जो अब अपनी यूथ स्टेज तक पहुंच चुकी थी, को निराश नहीं करेगा। जैसा कि कहावत है, ड्रैगन सिर्फ ड्रैगन्स को जन्म देते हैं, फीनिक्स सिर्फ फीनिक्स को। हालांकि आरव ने फ्लेम बैले को जन्म नहीं दिया था, फिर भी रिसोर्स पाने के लिए फ्लेम बैले किसी भी परेशानी को पैदा करने में उसके पिता से भी ज्यादा माहिर थी। छोटी फ्लेम बैले लड़ाई की बहुत बड़ी शौकीन थी। हे गाइस, मेरे चैप्टर को लाइक करना मत भूलना। आपका एक लाइक मुझे और भी इंटरेस्टिंग और जल्दी लिखने के लिए मोटिवेट करता है। आपके सपोर्ट के बिना ये संभव नहीं है। धन्यवाद। स्माइल 353 श्वेता की शरारतें। नॉमिनेशन प्रिलिमिनरीज। आर्केन यूनिवर्सिटी में कुल 10 नॉमिनेशंस अवेलेबल थे। जो स्टूडेंट्स नॉमिनेट हुए थे, उन्हें 2 और राउंड्स के कंपटीशन से गुजरना था, जिसके बाद फाइनल कैंडिडेट्स को चुना जाता था। नॉमिनेशन प्रिलिमिनरीज के नियम काफी सिंपल थे। इसमें हर एलिमेंट के कैंपस के टॉप 20 स्टूडेंट्स को एक दूसरे से मुकाबला करने के लिए बुलाया जाता था। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि मुकाबला सिर्फ 1-on-1 नहीं होता था, बल्कि 4x4 स्टूडेंट्स की टीमों के बीच होता था, जिन्हें रैंडमली चुना जाता था। हर वो स्टूडेंट जो इस कंपटीशन में हिस्सा लेता था, उसे टेम्पररी तौर पर 3 दूसरे कॉम्पिटिटर्स के साथ टीम बनानी होती थी और 3 दूसरे टीमों के खिलाफ मुकाबला करना होता था। इन बैटल्स से ही पता चलता था कि किसका सिलेक्शन फाइनल्स में होगा और किसका नहीं, लेकिन अगर कोई टीम हार जाती थी तो इसका मतलब ये नहीं था कि उनकी सभी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं। यूनिवर्सिटी की ओवरऑल रैंकिंग्स को अलग अलग एलिमेंट्स के बीच की बैटल्स से तय नहीं किया जाता था, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स कुछ के खिलाफ ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, जबकि दूसरे के खिलाफ कम इफेक्टिव या न्यूट्रल होते नहीं।
चूंकि इन कैंपस में सभी इंटरमीडिएट रैंक के मैजिशियन थे, इसलिए ज्यादातर के पास 2 एलिमेंट्स ही होते थे। जो स्टूडेंट्स सिर्फ डिफेंसिव या हीलिंग एलिमेंट्स के साथ होते थे, वो कभी रैंकिंग में ऊपर नहीं आ सकते थे, फिर भी वो अपनी टीम में सबसे जरूरी भूमिका निभाते थे। इसी वजह से यूनिवर्सिटी ने नॉमिनेशन प्रिलिमिनरीज को टीम बैटल का रूप दिया था। हर ड्यूल में 3 रेफरी होते थे और हर रेफरी के पास 8 पॉइंट्स होती थीं। बैटल का नतीजा चाहे जो हो, जो स्टूडेंट बेहतर परफॉर्म करता था उसे ज्यादा पॉइंट्स दिए जाते थे। जिन पार्टिसिपेंट्स के पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते थे उन्हें नॉमिनेट किया जाता था और फिर हायर अप्स फाइनल टॉप 10 नॉमिनेशंस का फैसला करते थे। नॉमिनेशन का मतलब होता था कि उस कैंडिडेट को एक वोट मिल गया है। वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट में देश का प्रतिनिधित्व वही कर सकता था जिसके पास कुल 4 वोट्स होते थे। बाकी 3 वोट्स किसी बड़े परिवार, मैजिक एसोसिएशंस या आर्मी से सपोर्ट के रूप में आ सकते थे। ये वोट स्टूडेंट की स्किल्स और उसकी रेप्यूटेशन पर निर्भर करते थे। आरव के पास पहले से ही 3 वोट्स थे, लेकिन वो ज्यादातर एप्रिशिएशन के टोकन माने जाते थे और उनका मिलना उसकी किस्मत का ही कमाल था। इसीलिए नॉमिनेशन हासिल करना आरव के लिए बहुत जरूरी था। जब आरव ने टूर्नामेंट के स्ट्रक्चर के बारे में जाना तो वो बहुत एक्साइटेड हो गया। 1-on-1 बैटल में मजा तो आता है, लेकिन ज्यादातर ये इस पर निर्भर करता है कि किसके पास हाई कल्टीवेशन और अच्छे क्वालिटी के इक्विपमेंट्स है। वहीं ग्रुप बैटल पार्टिसिपेंट्स की असली स्किल्स को उजागर करती है, जहां ये देखा जाता है कि वो अपने मैजिक को कितनी अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं। टीम बैटल में टेबल स्टन करने का भी मौका होता है, जैसे उसने लकी और रुद्र के साथ मिलकर ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर में काम किया था। वो अनुभव भी बहुत अच्छा था। वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट भी टीम वर्क पर आधारित था और इसलिए प्रिलिमिनरीज में भी पार्टिसिपेंट्स की टीम वर्क स्किल्स को परखा जाता था। श्वेता आरव के पीछे पीछे चलने वाली उसकी छोटी परछाई बन गई थी। वो हमेशा कुछ मजेदार करने की तलाश में रहती थी और मानती थी कि जब वो आरव के आसपास होगी तो उसे जरूर कुछ इंटरेस्टिंग देखने या करने को मिलेगा। इसलिए उसने एक्साइटेड होकर आरव की तरफ से नॉमिनेशन प्रिलिमिनरीज के लिए साइन अप किया और ड्रॉ भी निकाल लिया। आरव अपनी कल्टीवेशन में निजी रहता था और उसे बाहर की दुनिया की ज्यादा परवाह नहीं थी। फिर भी वो श्वेता की कभी न खत्म होने वाली बातें सुनता रहता था, जिसमें वो अक्सर कैंपस के गार्ड की पोती का एक बड़े परिवार के लड़के से प्यार हो जाने जैसी फालतू बातें किया करती थी। श्वेता को बोरियत से बचने के लिए कुछ चाहिए था, इसलिए उसने खुद को आरव की नॉमिनेशन प्रिलिमिनरीज के लिए साइन अप करने की जिम्मेदारी दी। ड्रॉ पूरा होने के बाद श्वेता ने जल्दी से यूनिवर्सिटी के फोरम पर विजिट किया। ज्यादातर पार्टिसिपेंट्स ड्रॉ के बाद अपने नंबर रिवील करते थे और फिर एक मीटअप ऑर्गेनाइज करते थे ताकि टीम के सभी मेंबर्स एक दूसरे को जान सके और जरूरत पड़ने पर साथ में प्रैक्टिस भी कर सके। श्वेता ने खुद को आरव की सेक्रेटरी मान लिया था। उसने जब देखा कि फोरम पर टीम नंबर 11 वाले लोग जमा हो रहे हैं, तो उसने जल्दी से मेकअप किया और बाकी टीम के मेंबर्स से मिलने चली गई। जब श्वेता अपनी थोड़ी खुली आउटफिट में पहुंची तो बाकी 3 लोग पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। क्या तुम्हारा टीम नंबर 11 है? एक मेल स्टूडेंट ने पूछा। अरे, मैं तुम्हें जानती हूँ। तुम तो लाइटनिंग कैंपस के हैंडसम लीडर हो, चिन्मय। श्वेता की आंखें चमक उठी जब उसने स्टूडेंट को ध्यान से देखा। चिन्मय ने एक सीरियस चेहरा बनाकर श्वेता की तरफ देखा। चिन्मय के लिए सुंदर और अट्रैक्टिव लड़कियां कोई नई बात नहीं थी। फिलहाल उसका ध्यान पूरी तरह से नॉमिनेशन जीतने पर था। उसने खुद से ये वादा कर रखा था कि वो सिर्फ कल्टीवेशन पर ध्यान देगा, भले ही कोई श्वेता जैसी खूबसूरत लड़की ही क्यों ना उसके सामने हो। चिन्मय को श्वेता का पहला इंप्रेशन पसंद नहीं आया। उसे डर था कि शायद श्वेता टीम के किसी काम ना आए। पहला ड्यूल हारना रेप्यूटेशन के लिए सही नहीं था। हालांकि जीत हार जरूरी नहीं थी, लेकिन वो जीत कर ही अपनी खासियत दिखा सकता था। जब सब लोग यहाँ हैं तो पहले बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। चिन्मय ने बाकी मेंबर्स से एक लीडर की तरह बात की। श्वेता थोड़ी घबराई हुई थी क्योंकि वो यहाँ सिर्फ आरव की तरफ से आई थी, जो इस समय ट्रेजर टावर में कल्टीवेशन कर रहा था। उसे ये बात टीम को बतानी होगी, पर वो सोच रही थी कैसे बताए। चिन्मय तुरंत उसकी घबराहट देखकर भौहें चढ़ाते हुए बोला, क्या तुम सच में टीम 11 की हो? हमारा समय बर्बाद मत करो, हमें प्रैक्टिस भी करनी है। श्वेता ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ, मैं टीम 11 की हूँ।
श्वेता ने पहले ही चिन्मय का नाम सुना हुआ था, और वजह ये थी कि उसकी आंटी ने उसे लूनर न्यू ईयर के दौरान गुप्ता फैमिली के बेटे से मिलने के लिए कहा था। वो मीटिंग असल में एक ब्लाइंड डेट थी। रेनाउंड फैमिलीज में ये बहुत आम बात थी, खासकर जब श्वेता अब शादी के लायक उम्र की हो गई थी। उसे कल्टीवेशन में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए उसकी फैमिली ने फैसला किया था कि उसकी किसी से शादी करवा दी जाए ताकि वो दुनिया को एक अलग नजरिए से देख सके। लेकिन वो चिन्मय वही इंसान था जिसे उसकी फैमिली ने पसंद किया था। श्वेता ने कभी नहीं सोचा था कि आरव के साथ वो उसी इंसान से मिलेगी जो शायद भविष्य में उसका मंगेतर बन सकता था। चिन्मय बहुत ही हैंडसम और टैलेंटेड था, लाइटनिंग कैंपस के टॉप स्टूडेंट्स में से एक। वो श्वेता की ज्यादातर मांग को पूरा करता था। अब जब श्वेता ने सोचा, उसने फैसला किया कि वो अभी ये बात नहीं बताएगी कि वो यहाँ किसी और की जगह आए है। उसने सोचा कि उसके पास चिन्मय को जानने का ये अच्छा मौका है। चिन्मय ने फिर पूछा, तो तुम्हारे पास कौन से एलिमेंट्स हैं? मेरा प्राइमरी एलिमेंट प्लांट है और सेकेंडरी एलिमेंट लाइट, श्वेता ने जवाब दिया। चिन्मय का चेहरा थोड़ा सुकून भरा दिखा और उसने कहा, ओह अच्छा है। हमारी टीम को और ज्यादा ऑफेंसिव मैजिक की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ट्रेनिंग शुरू करें। पहले से तैयार रहना बेहतर रहेगा। अच्छा है, एक टीम के रूप में काम करेंगे, श्वेता ने मुस्कुराते हुए कहा। आरव, जो अभी ट्रेजर टावर में कल्टीवेशन कर रहा था, उसने कभी नहीं सोचा था कि श्वेता इतनी दूर तक जा सकती है। यहाँ तक कि जब वो ट्रेजर टावर से बाहर निकला, श्वेता ने उसे टूर्नामेंट के बारे में कुछ नहीं बताया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि श्वेता पहले ही उसकी जगह पर जाकर खुद को उसकी तरह पेश कर चुकी थी, सिर्फ इसलिए कि वो उस आदमी के साथ थोड़ा समय बिता सके जिसमें उसकी दिलचस्पी थी। या फिर इसे सही ढंग से कहें तो आरव को पहले ही ये अंदाजा होना चाहिए था कि श्वेता, जिसका दिमाग हमेशा दूसरी चीजों में उलझा रहता है, उससे मदद मांगने का क्या नतीजा होगा। श्वेता का दिमाग उसके फिगर से बिल्कुल उल्टा था। वो श्रेया की तरह ब्यूटी विद ब्रेन्स नहीं बल्कि ब्यूटी विद नो ब्रेन्स थी, बल्कि वो अपनी बोरियत मिटाने के लिए कुछ भी कर सकती थी। स्विफ्ट स्टार वुल्फ, तुम क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी सारी बहादुरी कहाँ गई? आवो, स्विफ्ट स्टार वुल्फ ने ट्रेनिंग ग्राउंड के कोने की ओर दौड़ लगाए, अपनी आंखों में आंसू रोके हुए, और उस जगह पर जाकर छिप गया जहां आग नहीं लगी थी। पूरा इलाका आग से जल रहा था। एक छोटी सी लड़की, जो बिल्कुल एक क्यूट डॉल जैसी दिखती थी, हवा में तैर रही थी। उसका पूरा फिगर आग की लपटों से घिरी हुआ था। वो खुशी खुशी हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी स्विफ्ट स्टार वुल्फ के लिए विनाश का सिग्नल थी। स्विफ्ट स्टार वुल्फ, एक योद्धा की तरह लड़ाई करो, चलो। आह आह, छोटी फ्लेम बैले, अपने अंकल वुल्फ को जलाओ, अपने पापा को क्यों जला रही हो? रुक जाओ छोटी फ्लेम बैले, ये तुम्हारी लड़ाई है, मेरी नहीं। मेरा शरीर मत पोसेस करो। हे भगवान, स्विफ्ट स्टार वुल्फ, वापस आओ। मैं तुमसे तब नहीं लड़ सकता जब वो मुझे कंट्रोल कर रही है। तुम क्यों भाग रहे हो? डायमेंशनल समनिंग, अब तुम कहां जाओगे? 354 धोखेबाज कहीं की। एक लग्जरियस वेस्टर्न स्टाइल रेस्टोरेंट में सुमित ने धीरे धीरे अपना डेजर्ट खत्म किया, अपना मुंह पोंछा, और सामने बैठे इंसान से कहा, तो क्या सच में वो पहला बैटल हार गया? शायद हम उसके बारे में हम जरूरत से ज्यादा सोच रहे थे। लगता है कि प्रोविजनल कैंडिडेट कहलाने वाला वो लड़का उतना खास नहीं है, तुषार ने घृणा भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया। मैं तो पहले से उसके बारे में ज्यादा नहीं सोच रहा था, लेकिन तुम जिस लड़की में इंटरेस्टेड हो वो उसी के घर में रह रही है, कौन जाने उनके बीच क्या हो रहा हो, सुमित ने धीरे से कहा। तुषार का चेहरा गुस्से में लाल हो गया, और उसने सुमित को घूर कर देखा। दोनों को इस बात की फिक्र थी कि क्या आरव नॉमिनेशन सिक्योर कर पाएगा, क्योंकि इससे तय होगा कि वो वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट के लिए चुना जाएगा या नहीं। हालांकि अच्छी खबर ये थी कि आरव पहले बैटल में हार गया था। हारने पर स्कोर रिकॉर्ड नहीं किए जाते थे, लेकिन बिना जीत के बैर सारे पॉइंट्स इकट्ठा करना मुश्किल था। असल में उन्होंने उस लड़के को ओवर एस्टिमेट कर दिया था। जैसे कि सुमित ने कहा, अगर वो सीरियस बैटल में आरव के खिलाफ होते तो उसे कुछ ही राउंड्स में आसानी से हरा देते। अगले बैटल का क्या? उसके ओपोनेंट्स कौन है? सुमित ने पूछा। नयन, जो मैजिक एसोसिएशन से है, और बाकी 3 कुछ खास नहीं, लेकिन चूंकि वो टॉप 20 में है, कमजोर नहीं होंगे। नयन, वो वाकई एक शक्तिशाली ओपोनेंट है, सुमित ने सोचा। डैश,
उसी रात उसी मैदान पर टीम 11 के 4 स्टूडेंट, जो अपना पहला बैटल हार गए थे, घास पर अनमने चेहरों के साथ बैठे थे। उनकी विरोधी टीम में कोई भी फेमस नहीं था, फिर भी वो हार गए थे। इसका मतलब था कि शायद किसी ने भी ज्यादा पॉइंट्स नहीं कमाए होंगे। चिन्मय का मूड बहुत खराब था। उसने सोचा था कि चूंकि उसके टीममेट सभी अपने अपने कैंपस के टॉप 20 में थे, तो उन पर भरोसा किया जा सकता था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि भले ही वो 1-on-1 मुकाबलों में काफी स्ट्रॉन्ग थे, टीम बैटल में वो धीमे थे और बोझ की तरह लग रहे थे। वो आसानी से अपने ओपोनेंट को एक बड़े लाइटनिंग स्पेल से मात दे सकता था, लेकिन अगर टीम के बाकी मेंबर्स अच्छे होते तो वो बैटल नहीं हारता। चिन्मय को निराशा हुई जब उसे याद आया कि उसे अभी भी उसी टीम के साथ 2 और बैटल्स लड़नी थीं। आरव, तुम्हें क्या हुआ है? तुमने उन्हें फॉरेस्ट ऑफ कुन से क्यों ट्रैप करने की कोशिश की? उस लड़के के पास शैडो एलिमेंट था, तुम उसे कैसे ट्रैप कर सकती हो? चिन्मय ने गुस्से में डांटा। श्वेता ने अपना सिर झुका लिया, उसे कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने टीम की हार में एक बड़ा योगदान दिया था। अगर उसने सही तरीके से वोटर मैजिशियन को ट्रैप कर लिया होता और उसे रोलिंग वेव कास्ट करने से रोका होता, तो उनकी फॉर्मेशन नहीं टूटती। लेकिन श्वेता ने गलती से शैडो मैजिशियन पर स्पेल कास्ट किया था। प्लांट एलिमेंट का शैडो एलिमेंट पर कोई असर नहीं होता था। एक साधारण सा फ्लाइंग शैडो स्पेल से ही उसे आसानी से चकमा दे सकता था। वैसे मुझे कभी ये क्यों नहीं पता चला कि हमारे यूनिवर्सिटी में कोई लड़की भी है जिसका नाम आरव है? सनी ने अजीब नजरों से श्वेता की ओर देखा। क्या तुम उसी आरव की बात कर रहे हो जिसे प्रोविजनल कैंडिडेट कहा जाता है? हाँ, मुझे नहीं लगता कि उसके पास लक के अलावा कुछ है। अच्छा है कि वो हमारी टीम में नहीं है। और ये लड़की जिसका नाम आरव है, कुछ खास नहीं है। भावेश ने भी बिना कोई नरमी दिखाए तंज कसा। ठीक है, बस अब और गलतियां मत करो। अगली बैटल में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, चिन्मय ने सख्ती से कहा। बाकियों ने चुप्पी साध ली। श्वेता ने भी खुद से वादा किया कि वो अगले बैटल में कोई गलती नहीं करेगी। श्वेता एक खराब मूड के साथ अपार्टमेंट लौटी। उसका मुंह लगातार बड़बड़ाता रहा। उसे गुस्सा आ रहा था कि उसे कमजोर समझा जाता था। हालांकि वो मानती थी कि उसकी स्ट्रेंथ हर कैंपस के टॉप 20 स्टूडेंट से थोड़ी कम थी, लेकिन पूरी हार का इल्जाम उस पर डालना सही नहीं था। कल मैं सबको चौंका दूंगी, श्वेता ने खुद से कहा। किसे चौंकाने वाली हो? आरव ने पूछा, जो बालकनी से आता हुआ चिकन लेग पीस खा रहा था। आरव ने लेग पीस का बस एक टुकड़ा ही खाया था कि फ्लेम बैले, जिसने खाने की खुशबू सूंघ ली थी, तुरंत कमरे में दौड़ाए। आरव ने एक और बाइट लेने की कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ हवा मिली। फ्लेम बेले ने जल्दी से लेग पीस ले लिया और अब एक कोने में बैठकर उसे चबाने लगी। वो ऐसे एक कोने में जाकर बैठी जैसे उसने कुछ ना किया हो और छोटी माउस बच्ची की तरह लेग पीस पर टूट पड़ी। नहीं, कुछ नहीं, तुमने गलत सुना होगा, हाँ। श्वेता ने हंसते हुए कहा। उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि आरव को सच बताए। तुम कुछ अजीब बर्ताव कर रही हो। वैसे मैंने सुना है कि नॉमिनेशन प्रिलिमिनरीज शुरू हो गई हैं। मेरा नंबर कब आएगा? आरव ने पूछा। ओह ओह, तुम्हारा नंबर तो अभी कई लोगों के बाद है, श्वेता ने घबराते हुए कहा। आरव ने उसे ध्यान से देखा। उसे ऐसा लगा जैसे श्वेता कुछ छुपा रही है, लेकिन चूंकि वो हमेशा से अजीब बर्ताव करती थी, इसलिए और पूछने का कोई फायदा नहीं था। अगले दिन श्वेता जल्दी उठ गई, क्योंकि समय बहुत कम था। यूनिवर्सिटी ने फैसला किया था कि आज 2 बैटल्स एक साथ कराई जाएंगी, और उनके बीच में शायद ही कोई इंटरवल होगा। इसका मतलब था कि टीम को तय करना होगा कि वो पहली बैटल में पूरी ताकत लगाएंगे या दूसरे के लिए थोड़ी एनर्जी बचाएंगे। श्वेता ने अपनी फैमिली से खास तौर पर एक डेथ स्ट्राइक मैजिक इक्विपमेंट मंगवाया था ताकि वो आज के मुकाबले में अच्छा परफॉर्म कर सके। आरव तब उठा जब श्वेता पहले ही अपार्टमेंट छोड़ चुकी थी। उसने देखा कि श्वेता ने हील्स की बजाय साधारण शूज पहने थे, जो रेयर था। लगता है कि वो किसी बड़ी फाइट के लिए तैयार है, आरव ने सोचते हुए अपनी ठुड्डी पर हाथ रखा। कुछ हिचकिचाहट के बाद आरव ने सोचा कि वो जाकर देखेगा कि श्वेता क्या कर रही है। आखिरकार वो हाल ही में बहुत अजीब व्यवहार कर रही थी। आरव श्वेता के पीछे गया, लेकिन रास्ते में ही श्वेता कहीं गायब हो गई। आर्केन यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि श्वेता कहाँ गई। सबसे अजीब बात यह थी कि वो 2 साल से यहाँ रह रहा था,
फिर भी उसे अचानक महसूस हुआ कि उसका डायरेक्शन सेंस गड़बड़ा गया है। काफी देर तक वो इधर उधर भटकता रहा, फिर उसे एक फेमिलियर जगह दिखाई दी, लाइब्रेरी। ये लाइब्रेरी है। आखिरकार कुछ समझ में आया। आरव ने कुछ देर बाद लाइब्रेरी की बिल्डिंग पहचानी। जब वो लाइब्रेरी के एंट्रेंस पर पहुंचा तो संयोग से उसकी टक्कर एक लड़की से हो गई जिसके काले बालों में छोटी छोटी क्रिस्टल्स झलक रही थी। उसने अपनी बाहों में किताबों का ढेर पकड़ा हुआ था। आरव, उस लड़की ने हैरानी से पूछा। दीप्ति, तुम हमेशा लाइब्रेरी में ही रहती हो? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या तुम्हारा आज ड्यूल नहीं है? दीप्ति ने पूछा। क्या? कब? आरव ने भौहें उठाते हुए पूछा। दीप्ति ने घड़ी की तरफ इशारा किया और कहा, अभी शुरू हो चुका है। 10 मिनट पहले। कोड डॉट। आरव ने चुपचाप अपने होंठ काटे। अचानक वो कुछ बोल नहीं पाया। श्वेता, वो चुड़ैल, धोखेबाज कहीं की।